ढोलकपुर गांव में शाम होने वाली थी। आसमान में काले काले बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थी और बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। उसी समय मोहन अपनी पुरानी रेडी को धक्का देता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा था। मोहन बहुत गरीब था। उसके पास बस एक छोटा सा ठेला था जिससे वह पाव भाजी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसका घर भी बहुत छोटा था और छत इतनी कमजोर थी कि हर बारिश में टपकने लगती थी। हे भगवान, आज बस बारिश मत करवाना। अगर आज भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगी। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। जैसे ही मोहन ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी और कुछ ही पलों में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तभी मोहन ने जल्दी से एक पुरानी पन्नी निकाली और अपनी पाव भाजी को बारिश से बचाने लगा। वह खुद पूरा भीग रहा था लेकिन उसे चिंता अपने खाने की थी। बिरजू भाई, गरीब आदमी को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर में 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई। अगर खाली हाथ घर गया तो गीता को क्या मुंह दिखाऊंगा। तभी गांव का एक आदमी बिरजू वहां से गुजर रहा था। उसने मोहन को देखा और उसके पास आकर बोला, अरे मोहन, ये क्या कर रहा है? ऐसी तूफानी बारिश में कौन आएगा तेरी पाव भाजी खाने? घर जा भाई, वरना बीमार पड़ जाएगा। बारिश और भी तेज हो गई। मोहन एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात के लगभग 8 बज चुके थे। बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अब सड़क पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन ने मन ही मन सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। अब घर वापस लौट जाना चाहिए। वह धीरे धीरे अपना सामान समेटने लगा। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी तेजी से वहां आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक साहब बाहर निकले। उनके साथ 2 और आदमी भी थे। वे सब पूरी तरह भीगे हुए थे। ओ भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हम लोग शहर जा रहे थे लेकिन आगे का रास्ता बारिश की वजह से बंद हो गया। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, पाव भाजी तैयार है, बस पाव गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। अरे भाई जल्दी करो, इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो मजा आ जाए। यह सुनते ही मोहन के चेहरे पर रौनक आ गई। मोहन की मेहनत आखिर रंग लाई थी। उन लोगों ने भरपेट खाना खाया। जब उसने जल्दी से चूल्हा जलाया और तवे पर मक्खन डाला। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने गरम गरम भाजी को अच्छे से मैश किया और पाव को मक्खन में लाल होने तक सेकने लगा। तवे से उठता धुआं देखकर उन लोगों की भूख और बढ़ गई। कुछ ही देर में मोहन ने गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट तैयार की और साहब को दे दी। साहब ने जैसे ही पहला बाइट लिया उनके चेहरे का भाव बदल गया। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है। हमने शहर के बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है लेकिन ऐसी चटपटी भाजी कहीं नहीं मिली। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में यार, इस बारिश में इसका स्वाद और भी मजेदार लग रहा है। खाने के पैसे देने की बारी आई। तब उन साहब ने खुश होकर जेब से 2000 का नोट निकाला और मोहन के हाथ में रख दिया। साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो छुट्टे भी नहीं है। रख लो भाई, इस मुसीबत वाली रात में तुमने हमें गर्मा गर्म खाना खिलाया। ये उसी का छोटा सा इनाम है। इतना कहकर वे लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से चले गए। मोहन कुछ पल तक उस 2000 के नोट को देखता रहा। फिर उसने उस नोट को अपने माथे से लगाया और भगवान का शुक्रिया करने लगा। मोहन जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर की तरफ चल पड़ा। आज वह बहुत खुश था। उसे लग रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी दूर खड़ा गांव का एक आदमी यह सब छिपकर देख रहा था। उसका नाम था सुरेश। सुरेश गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। जब उसने देखा मोहन ने 2000 कमा लिए तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। बाहर है किस्मत, कल तक जिसके पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे आज वो इतने पैसे कमा रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कल को मेरी बराबरी करने लगेगा। सुरेश की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी और उसी रात उसने मोहन को बर्बाद करने की ठान ली। अगले दिन शाम होते ही फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मोहन रोज की तरह अपने ठेले पर पाव भाजी तैयार कर रहा था। धीरे धीरे कुछ लोग वहाँ आने भी लगे क्योंकि पिछली रात शहर वाली बात पूरा गांव सुन चुका था। सुना है कल शहर के बड़े लोग मोहन की पाव भाजी खा कर गए थे। हाँ, और बहुत तारीफ भी कर रहे थे। मोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद अब उसके अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। लेकिन तभी सुरेश अपने 2 साथियों के साथ वहाँ आ पहुँचा। आते ही वह जोर जोर से बोलने लगा, अरे छी छी, ये कैसी बदबू आ रही है। मोहन, तू लोगों को खाना खिला रहा है या जहर? अरे सुरेश भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? सुबह ही ताजी सब्जियां लाया हूँ, सब कुछ साफ सफाई से बनाया है। हाँ, सब देख रहे हैं तेरी सफाई। बारिश के गंदे पानी के पास खड़ा होकर खाना बना रहा है। पता नहीं किस तेल का इस्तेमाल करता होगा। कल शहर वालों को बेवकूफ बना दिया लेकिन गांव वाले इतने भी मूर्ख नहीं हैं। पाव भाजी खाने आने वाले थे, वो भी रुक गए। नहीं भाई,
ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मेरी बात तो सुनो, मैं खराब सामान कभी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन उस समय कोई उसकी सुन लो, सब लोग अगर इसकी पाव भाजी खाई ना तो पेट खराब होना पक्का है। कल रात जो लोग खाकर गए थे सुना है उनकी तबीयत भी खराब हो गई। यह सुनते ही जो लोग मैं कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे लोग वहाँ से जाने लगे और कुछ ही देर में मोहन का ठेला फिर से खाली हो गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। मोहन चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ सुरेश दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। पिछले 2 घंटे से एक भी ग्राहक नहीं आया था। मोहन बार बार सड़क की तरफ देखता शायद कोई आ जाए, लेकिन सड़क पूरी सुनसान थी। तभी उसकी नजर पास रखी सब्जियों पर गई। उसे डर लगने लगा। अगर आज भी भाजी नहीं बिकी तो कल तक सब खराब हो जाएगी। फिर नया सामान कहाँ से लाऊंगा? उसे घर की चिंता सताने लगी। तभी अचानक दूर से एक बड़ी गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी। गाड़ी तेजी से चौराहे की तरफ आ रही थी और कुछ ही पलों में वही गाड़ी मोहन के ठेले के सामने आकर रुक गई। मोहन ने ध्यान से देखा, ये वही लोग थे जो पिछली रात उसकी पाव भाजी खाकर गए थे, लेकिन आज उनके साथ कुछ और लोग भी थे। अरे मोहन भाई, आज हम फिर तुम्हारी पाव भाजी खाने आ गए। मोहन हैरानी से उन्हें देखने लगा। साहब, आप इतनी बारिश में यहाँ कैसे? अरे भाई, कल तुम्हारी पाव भाजी खाई थी ना, तब से मेरी पत्नी बस उसी की तारीफ कर रही है। उसने तो आज घर पे खाना भी नहीं बनाया। बोली अगर खाना है तो मोहन की पाव भाजी ही खाएंगे। सब देखकर सुरेश का चेहरा उतर गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बात उल्टी पड़ जाएगी। दूसरी तरफ मोहन जल्दी जल्दी पाव भाजी बनाने लगा। तवे पर मक्खन पड़ते ही फिर से खुशबू फैल गई। बारिश का मौसम, गरम गरम तवा और मसालों की खुशबू, पूरा माहौल बदल चुका था। अब धीरे धीरे गाँव वाले भी वापस आने लगे। जो लोग पहले डर गए थे वे भी खुशबू सूंघकर अपने आप रुक गए। मोहन बेटा, हमें माफ कर देना, हम सुरेश की बातों में आ गए थे। एक प्लेट पाव भाजी हमें भी खिलाओ। उस रात मोहन की सारी पाव भाजी बिक गई। तवे पर रखा आखिरी पाव भी खत्म हो चुका था। कई लोग तो पैक करवा कर भी ले गए थे और पहली बार मोहन के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ सुरेश शर्म के मारे वहाँ से चुपचाप निकल गया, क्योंकि अब गाँव वालों को उसकी चाल समझ आ चुकी थी। मोहन धीरे धीरे अपना ठेला समेटने लगा, लेकिन आज उसके हाथों में थकान नहीं थी बल्कि उम्मीद थी। वह जल्दी जल्दी अपना ठेला लेकर घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, गीता उसकी तरफ दौड़ कर आई। क्या हुआ, आज कुछ कमाई हुई क्या? मोहन मुस्कुराया और जेब से पैसों की गड्डी निकालकर गीता के हाथ में रख दी। अरे, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मोहन ने बैठकर पूरी बात गीता को बताई। कैसे शहर से लोग आए, कैसे सबने उसकी पाव भाजी की तारीफ की और कैसे आज इतनी भीड़ लग गई। गीता की आंखों में आंसू आ गए। मैं कहती थी ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान देर जरूर करता है लेकिन इंसाफ जरूर करता है। मोहन मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी छत से पानी की बूंद सीधे उसके पास गिरी। दोनों ऊपर देखने लगे। छत फिर टपक रही थी। पूरे कमरे में अलग अलग जगह बर्तन रखे थे ताकि बारिश का पानी फर्श पर ना फैले। उनका बिस्तर भी भीग चुका था और कमरे में सीलन की बदबू आ रही थी। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गीता, कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? कब तक इस टपकती छत के नीचे रात काटेंगे? गरीब आदमी के सपने इतनी आसानी से पूरे कहाँ होते हैं। लेकिन अब मैं हार नहीं मानूंगा। भगवान की दया से थोड़े पैसे जमा हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ अब ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूँ। दुकान? लेकिन उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे और चौराहे पर दुकान मिलना भी आसान नहीं है। कोशिश करने में क्या जाता है? अगर एक बार पक्की दुकान मिल गई तो बारिश में भी धंधा बंद नहीं होगा। लोग आराम से बैठकर खा भी सकेंगे। मैं कल ही सरपंच जी से बात करूंगा। अगली सुबह भी मोहन के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और सीधे गांव के सरपंच जी के घर पहुंच गया। सरपंच जी आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने जैसे ही मोहन को देखा वो मुस्कुराकर बोले, अरे मोहन बेटा, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। अब मैं ठेले से आगे बढ़ना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। मेहनती आदमी को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। चौराहे के पास एक पुरानी दुकान खाली पड़ी है, मैं उसके मालिक से बात कर दूंगा। यह सुनते ही मोहन की आंखों में चमक आ गई। लेकिन याद रखना, दुकान बड़ी हो जाए, फिर भी दिल छोटा मत होने देना। जी सरपंच जी, मैं कभी नहीं बदलूंगा। कुछ ही दिनों में मोहन को वो पुरानी दुकान किराए पर मिल गई। दुकान काफी टूटी फूटी थी, दीवारों का रंग उतर चुका था और अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। मोहन और गीता दिन रात मेहनत करने लगे और धीरे धीरे वो आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद दुकान पूरी तरह तैयार हो गई। दुकान के ऊपर एक नया बोर्ड लगाया गया।
मोहन पाव भाजी सेंटर। उद्घाटन वाले दिन मोहन ने पूरे गांव को न्योता दिया। उस मोहन खुद सुरेश की दुकान पर पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, सुरेश भैया, आज मेरी छोटी सी दुकान का उद्घाटन है, आप जरूर आइएगा। सुरेश का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे मोहन की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वाह अरे मोहन, 2 दिन क्या शहर वाले आ गए, तू तो खुद को बड़ा आदमी समझने लगा। जा, मैं नहीं आने वाला तेरी दुकान पर। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान देकर वहाँ से वापस चला गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुरेश अभी भी उसके खिलाफ नई साजिश सोच रहा था। शाम होते होते मोहन पाव भाजी सेंटर पूरी तरह सज चुका था। दुकान के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और अंदर गर्मा गर्म पाव भाजी की खुशबू फैल रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे दुकान पर आने लगे। मोहन और गीता बहुत खुश थे। दोनों मिलकर सबको खाना परोस रहे थे। हर टेबल भरी हुई थी और पहली बार मोहन को लग रहा था कि उसकी मेहनत सच में रंग ला रही है। वाह मोहन, क्या दुकान बनाई है, अब तो तू पूरा शहर जीत लेगा। और भाई, पाव भाजी का स्वाद तो पहले से भी बढ़िया हो गया। यह सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। तभी अचानक दुकान के बाहर जोर जोर से शोर होने लगा। गांव के कुछ आवारा लड़के दुकान के अंदर घुस आए। वे जानबूझकर ऊंची आवाज में बात करने लगे और लोगों को डराने लगे। अरे ये कैसी भाजी है, इसमें तो कंकड़ पत्थर हैं। इतना कहकर उसने जानबूझकर प्लेट नीचे गिरा दी। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने खुद सारी सब्जियां साफ की है। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? दुकान का पूरा माहौल खराब हो गया। गीता डर के मारे एक कोने में खड़ी हो गई और मोहन समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया। तभी भीड़ में से एक कड़क आवाज सुनाई दी, रुको, ये क्या बदतमीजी चल रही है? सब लोग पीछे मुड़े। सामने गांव के नए हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह खड़े थे। वे अपनी पत्नी के साथ पाव भाजी खाने आए थे। विक्रम सिंह धीरे धीरे उन लड़कों के पास गए और नीचे गिरी प्लेट उठाई, फिर ध्यान से देखने लगे। तुम लोग कह रहे हो इसमें कंकड़ है, जरा मैं भी तो देखूं। उन्होंने प्लेट को ध्यान से देखा, फिर लड़कों की तरफ घूरते हुए बोले, ये कंकड़ ऊपर से डाले गए हैं क्योंकि इन पर भाजी का मसाला तक नहीं लगा। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ हंगामा करने के लिए किसने भेजा है? यह सुनते ही लड़कों के चेहरे उतर गए। वे डरने लगे और आखिरकार उनमें से एक लड़का डरते हुए बोला, साहब, हमें सुरेश भैया ने भेजा था। उन्होंने कहा था मोहन की दुकान जमने नहीं देनी और इसके लिए हमें पैसे भी दिए थे। यह सुनते ही पूरी दुकान में कानाफूसी शुरू हो गई। अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी और मोहन की आंखों में आंसू आ गए। पूरी दुकान में हलचल मच। हमें पहले से शक था, बिना वजह कोई मोहन को बदनाम नहीं कर सकता। विक्रम सिंह ने उन लड़कों को डांट कर भगा दिया। फिर वे मोहन के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मोहन भाई, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। साहब, अगर आज आप नहीं आते तो मेरी मेहनत फिर से मिट्टी में मिल जाती। अब इतनी भावुक बातें छोड़ो, पहले हमारे लिए 2 प्लेट बढ़िया सी पाव भाजी लगाओ। इतनी खुशबू आ रही है कि भूख और बढ़ गई। और कुछ ही देर में माहौल फिर से सामान्य होने लगा। लोग वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और मोहन ने फिर से काम शुरू कर दिया। उस रात दुकान पहले से भी ज्यादा चली। लोग दूर दूर से पाव भाजी खाने आने लगे। गांव वालों का भरोसा अब मोहन पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। दिन बीतते गए और मोहन का काम दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अब हर शाम उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगी रहती और ऐसे ही दिन रात मेहनत करके मोहन गाँव का सबसे अमीर आदमी बन गया।